वो लड़की भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने साफ कहा कि वो सिर्फ लड़की होने की वजह से इजी फाइट नहीं देगी। उसी वक्त उसने अपना थंडर लायन समन किया, जो बीस्ट टाइप में रैंक 3 स्टेज 9 था। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया जब सामने वाले ने उसे इनकरेज किया कि पूरे दम से फाइट करे। शाइनी ने अपनी शार्प नजरों से ऑब्जर्व किया और बोली कि बाकी दो में से ये लड़की कंपैरेटिवली वीक है। तभी पोम्पाडोर हेयर स्टाइल वाला लड़का बोला कि वो जेड से लड़ेगा क्योंकि उसकी हेयर स्टाइल उसे इरिटेट कर रही है। जेड ने हाँ कहा और मजाक में बोला कि थोड़ा जेंटल रहना। नीले बालों वाली लड़की ने बीच में कमेंट किया कि फीमेल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बहुत क्यूट हैं, लेकिन फिर बोली कि उसे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो उससे ज्यादा क्यूट हों। उसने साफ कहा कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। ये सुनकर बाकी दोनों को अजीब सी फीलिंग हुई। इधर एग्जाम रूम में शाओ यून और सायोन काफी सैड थे क्योंकि दोनों एलिमिनेट हो चुके थे। शाओ यून ने मान लिया कि यहाँ बहुत ज्यादा जीनियसेस हैं और मिरेकल के बिना उनका बचना इम्पॉसिबल है। शियांग तो जोर जोर से रो रहा था। गैंग को गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि उसने पूरे मैच में सेफ खेला लेकिन आखिर में हार ही गया। शुए के गाल अब भी दर्द कर रहे थे। तभी टीचर ने आसपास खड़े स्टूडेंट्स में से खास टैलेंट वाले लोगों को नोटिस किया। अचानक किसी ने उसके कंधे पर टैप किया। वो था गा वेनबी। उसने कहा कि अगले टेस्ट के कैंडिडेट्स को वो हैंडल करेगा। टीचर को पता था कि वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को छीनने आया है, जबकि उसने मेहनत करके उन्हें चुना था। टीचर गाओ ने बोला कि उसके मेथड्स बहुत एक्सट्रीम हैं और शायद इस वजह से कुछ टैलेंटेड लोग मिस हो जाएं। वेनबी ने जवाब दिया कि उसके पास 10 एम्प्टी स्लॉट्स हैं और वो फेल हुए स्टूडेंट्स में से भी गोल्डन टैलेंट ढूंढ सकता है। टीचर ने उसे खुद ट्राई करने को कहा। फिर गाओ ने अनाउंस किया कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए गुड न्यूज है। उसके पास अब भी 10 स्लॉट्स खाली हैं और जो उसके टेस्ट को पास करेगा उसे भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुश हो गए। कैनन ने शाओ यून से बोला कि देखो, मिरेकल सच में हो गया और अब वो लोग और मेहनत करेंगे। सबकी डिटर्मिनेशन दोबारा जग गई। उधर फॉरेस्ट में यांग कंप्लेन कर रहा था कि लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ताओ ने योंग को चिढ़ाया कि वो उससे हार गया। अचानक लाइटनिंग गिरी। एक लड़के ने बोला कि पिंगियन की एंड्योरेंस अमेजिंग है, लेकिन आखिरकार वो रोस्ट होकर हार गया। अगर फाइट कंटिन्यू होती तो ये वन साइडेड स्लॉटर बन जाता। पिंगियन अब हिल भी नहीं रहा था, पूरी तरह डिफीट हो चुका था। वो लड़का शॉक्ड था क्योंकि उसे अब उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। ब्लू हेयर वाली लड़की बोली कि जीनियस कहलाने वाले लोग वाकई डेंजरस होते हैं। उसने बाकी लड़कियों से कहा कि इस स्कूल में जीनियसेस की कमी नहीं है। उसका पेट बीस्ट बहुत डरावना था, एक बर्सर्कर ह्यूमनॉइड टाइप रैंक 3 स्टेज 7। उसने लेक्चर दिया कि जितना टाइम तुम लोग मेकअप पर वेस्ट करती हो उतना ट्रेनिंग पर लगाती तो शायद स्ट्रांग बन जाती। एग्जाम रूम में गाओ ने कहा कि उसे दूसरे टीचर के मेथड्स पसंद नहीं है क्योंकि ऐसी वन साइडेड बीटिंग सिर्फ स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस तोड़ेगी। दूसरे टीचर ने जवाब दिया कि उसका मकसद उनकी स्पिरिट दबाना है ताकि स्कूल में एंट्री के बाद वो एरोगेंट ना बने और हमेशा याद रखें कि दुनिया में उनसे भी स्ट्रांग लोग हैं। लेकिन गाओ ने हंसते हुए देखा कि एक स्टूडेंट उसकी टैक्टिक्स से बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ। जीशन का पेट बीस्ट ब्लेजिंग वॉर हॉर्स था, रैंक 3 स्टेज 9 का, लेकिन वो भी आइस स्टैचू बन गया। उसे यकीन नहीं हुआ। तभी जाई ने जोर से अनाउंस किया कि उसने जीत लिया। वो बहुत खुश था कि उसे इतना बड़ा जेम मिल गया। उसने बोला कि उसने कई जीनियसेस देखे हैं लेकिन ऐसा किसी को नहीं। ये देखकर लगा जैसे फेडरेशन के लेजेंडरी 8 प्रोडिजीज की यंग वर्जन सामने खड़ी हो। ये बहुत इंस्पायरिंग था। गाओ ने भी एग्री किया और कहा कि जेड की एज में शायद वो 8 प्रोडिजीज भी इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ नहीं रखते होंगे। उसने टीचर से कहा कि जब क्लास अलॉट हो तो जेड को उनकी क्लास में भेजा जाए। लेकिन जवाब आया कि ये फेयर नहीं होगा क्योंकि टॉप 10 में रैंक करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी अलग रूल्स हैं। रूल्स के हिसाब से स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट की गई। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ब्लेजिंग वॉरियर डिफीट हो चुका है। जीडियन को यकीन ही नहीं हुआ कि वो हार गया। गुआन ने खुशी से जे की जीत सेलिब्रेट की। जिनन ने एडमिट किया कि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जेड इतना स्ट्रांग होगा। योंग फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि गैप बहुत बड़ा था, लेकिन उसने ठान लिया कि इस फ्रस्ट्रेशन को वो मोटिवेशन में बदल देगा जब वो वापस आएगा। ताओ ने डाउट किया कि शायद जीशन ने इजी लिया हो। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक ऑफिशियली स्कूल में एनरोल भी नहीं हुआ, उसने सेकेंड ईयर स्टूडेंट को हरा दिया। जेड ने कामली पूछा कि क्या वो लोग फाइट कंटिन्यू करना चाहते हैं। ताओ को गुस्सा आ गया और उसने वॉर्न किया कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, वो कोई ट्रिक इस्तेमाल करके जीता है। जेड ने पूछा कि क्या तीनों एक साथ अटैक करने वाले हैं। ताओ ने उसे एरोगेंट कहा और तुरंत अपना मैंटिस बीस्ट उस पर छोड़ दिया। तभी रॉक गोस्ट आगे बढ़ा और मैंटिस को ब्लॉक कर दिया। गाओ ने बीच में आकर टाओ को रोक दिया और कहा कि ये फाइट अब खत्म करो क्योंकि टाओ शुरू से ही जेड के सामने मैच नहीं कर पा रहा था। अगर ये चलता रहा तो सेकेंड ईयर की पूरी इज्जत चली जाएगी और जेड सिर्फ और दुश्मन बनाएगा। सबने अग्री कर लिया और अनाउंस कर दिया गया कि ट्रायल खत्म हो गया। हालांकि ताओ प्रोटेस्ट करने लगा, लेकिन टीचर ने साफ कर दिया कि इस ट्रायल में ऑफिशियली सिर्फ जेड ने पास किया है। बाकी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव होगी। ताओ ने लाउडली गाली दी और जेड की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला कि एनरोलमेंट के बाद सब सेटल होगा। जेड ने सार्कास्टिक अंदाज में थम्स अप किया और बोला कि फाइट की जरूरत ही नहीं क्योंकि ताओ तो उससे बेटर है।
ये सुनकर टाओ और भी गुस्से से भर गया और चिल्लाकर बोला कि वो ये इंसल्ट कभी नहीं भूलेगा। ट्रायल खत्म होने के बाद जेड को बैप्टिज्म रिवॉर्ड्स मिले। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन 8.8 से बढ़कर 10.8 हो गई, सोल पावर 1080 तक बढ़ गई और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन 5 से बढ़कर 9 हो गई। तायुशुर ने उसे ऑफिशियली जोंगनिंग एकेडमी में एडमिशन के लिए कंग्रेचुलेट किया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि बैप्टिज्म कंप्लीट हो चुका है। जेड को प्लस 500 अचीवमेंट पॉइंट्स और 1180 रिमेनिंग पॉइंट्स मिले। रॉक गोस्ट की ग्रोथ 33% हो गई और स्नो मेडन की ग्रोथ 12% तक पहुंच गई। जब जेड एग्जाम रूम में वापस आया तो क्राउड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सबकी नजरों में ऑ और क्यूरियोसिटी का मिक्स था। जेड ने मन ही मन सोचा कि हर बार जब वो जागता है तो सीन कुछ ऐसा ही होता है। तभी एक औरत ने उसका हाथ पकड़ा। वो थी जिंगी। उसने बताया कि वो महसूस कर सकती है कि रॉक गोस्ट में अभी भी एक हिडन फॉर्म है और अगर वो इसके बारे में और जानना चाहता है तो एग्जाम के बाद उससे मिलने आए। जेड ने हाँ में जवाब दिया, ओके टीचर। टीचर ने साइलेंस ऑर्डर किया और अनाउंस किया कि टॉप 10 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियली एडमिट हो चुके हैं। फिर उसने पांग यून का नाम लिया कि वो टॉप फ्रेशमैन है। सबने क्लैप किया, लेकिन उनके फेसेस पर कंफ्यूजन साफ झलक रहा था। सब सोच रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। खुद पिंग भी जानता था कि जेड ने क्लियरली उससे बेटर परफॉर्म किया है, इसलिए वो इंसल्ट फील कर रहा था। टीचर गाओ ने दूसरे टीचर से धीरे से कहा कि सच तो यह है कि जेड डिजर्व करता था फ्रेशमैन टॉप स्पॉट। उसने ये भी कहा कि ये अनफेयर है, लेकिन रिप्लाई आया कि हम सबका फ्यूचर एक ही स्टूडेंट पर बेट नहीं कर सकते। रूल्स के हिसाब से टॉप स्कोर वाले को ही टॉप स्पॉट मिलती है। गाओ ने मजबूरी में अग्री कर लिया। इसके बाद अनाउंस हुआ कि रेजरेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स उसके साथ चलें और जो ऑलरेडी टॉप 10 में हैं वो 10 दिन बाद होने वाले एंट्रेंस सेरेमनी का वेट करें। ग्वान ने शाओ यून और सीआई को कंफर्ट किया और कहा कि उसे भरोसा है वो रेजरेक्शन ट्रायल पास करेंगे। इसी बीच ग्जैंग जेड के पास आया। उसने माना कि उसकी इंटेल वीक थी और उसे पता ही नहीं था कि वो जेड है। उसने ओपनली जेड की फाइटिंग स्टाइल की तारीफ की और एक प्रपोजल दिया। जेड ने इंटरेस्ट से पूछा कि क्या चाहता है। ज़ांग ने सीधा कहा कि वो उसका अंडरलिंग बनना चाहता है। जेड शॉक्ड रह गया। शियांग ने बोला कि उसका रिस्पेक्ट उसके लिए एक एंडलेस रिवर की तरह बह रहा है। जेड ने काम होकर जवाब दिया कि वो किसी को अंडरलिंग नहीं बनाता। शियांग ने कहा कि अभी जेड ऑफिशियली एनरोल नहीं हुआ है, लेकिन वो पक्का क्वालिफाई करेगा, इसलिए उसे इंतजार करना चाहिए। पेंगी ने यह सुना और हल्की सी हंसी उड़ाई। इसके बाद सब बाहर निकल आए। गुआन ने खुशी जताई और बोला कि आज तो सेलिब्रेट करना चाहिए और पूरा दिन सिटी में घूमना चाहिए। जेड भी अग्री कर गया क्योंकि वो भी थक चुका था और उसे रिलैक्स करने की जरूरत थी। गुआन ने प्लान बनाया कि वो लोग आज रात सिटी में रुकेंगे और कल वापस जाएंगे। जेड ने उसकी बात मान ली। गुआन थोड़ी शाई होकर ब्लश कर गई, लेकिन तभी जेड ने अपना फोन निकाला और होटल प्राइसेस चेक करने लगा। स्क्रीन देखते ही उसका चेहरा उतर गया क्योंकि उसे याद आया कि पिछली बार उसने अपना सारा पैसा रॉक गोस्ट की एवोल्यूशन मटेरियल्स खरीदने में उड़ा दिया था। अब उसके पास सिर्फ 300 बैलेंस बचा था। गुआन ने पूछा कि क्या हुआ और सजेस्ट किया कि पहले कुछ खाने चलते हैं। दोनों एक प्रीमियम रेस्टोरेंट पहुंचे जहां पर स्टूडेंट्स अपने पेट बीस्ट के साथ डाइनिंग कर सकते थे। जेड को देखकर हैरानी हुई क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ऐसा रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता है। गुआन ने कहा कि वो काफी समय से यहां आना चाहती थी। उसने सजेस्ट किया कि उनके बीस्ट्स को भी समन कर लें क्योंकि उन्होंने भी पूरे दिन फाइट किया है और एक अच्छा मील डिजर्व करते हैं। जेड ने मान लिया और अपनी बीस्ट्स बुलाए। गुआन शॉक्ड रह गई क्योंकि पिछली बार जब उसने लिटिल स्नोबॉल को देखा था तो वो अब भी छोटी सी थी और अब वो इतनी जल्दी इवॉल्व होकर इतनी सुंदर हो गई थी कि यकीन करना मुश्किल था। उसने जेड से पूछा कि उसने ये कैसे किया। जेड ने कैजुअली बोला कि उसकी कंपैटिबिलिटी अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के साथ बहुत हाई है, लेकिन सच तो सिस्टम था। वो एक लंबी स्टोरी थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि बाद में बताएगा। फिर गुआन ने कहा कि ऑर्डर करते हैं। जेड ने मेन्यू खोला और प्राइसेस देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसके माथे पर पसीना आने लगा। रॉक गोस्ट एक्साइटेड था खाने के लिए और स्नो मेडन आराम से एक बर्ड को पेट कर रही थी। बर्ड को भी वो बहुत पसंद आया। थोड़ी देर में वेट्रेस ऑर्डर लेने आई। गुआन ने बहुत सारे डिशेज ऑर्डर कर डाले। 5 मिनट बाद खाना आ गया। सबने पेट भरकर खाया, लेकिन जेड का चेहरा उतरा हुआ था। उसे बस यही डर था कि कहीं इतनी हाई बिल देखकर उन्हें भागना न पड़े। आखिर में टोटल आया 37,000 येन। गुआन ने कहा कि वो पे कर देगी क्योंकि उसके पास कुछ सेविंग्स है। जेड की जान में जान आई। हमारा ब्रोक एमसी एक बार फिर बच गया। खाने के बाद दोनों स्ट्रोल करने लगे। गुआन ने सिटी की खूबसूरती को एडमायर किया और कहा कि वो एक्साइटेड है उसके साथ पढ़ाई करने के लिए। वहीं जेड सोच रहा था कि अब उसे जल्दी से पैसे कमाने होंगे, लेकिन नॉर्मल मिशंस लेने में काफी लेट हो जाएगा। तभी वो दोनों एक शॉप के पास से गुजरे जहां से जोर जोर से हंसी की आवाज आ रही थी। अंदर रिंग फाइट चल रही थी। लोग चीयर कर रहे थे। एक 4 आर्म्ड फ्रीक म्यूटेंट ने अभी अभी एक टाइटन कैंगरू को हरा दिया था जो बीस्ट टाइप में रैंक 2 स्टेज 3 था। 4 आर्म्ड फ्रीक खुद म्यूटेंट टाइप में रैंक 3 स्टेज 2 था और मुस्कुराते हुए जीत एंजॉय कर रहा था। रेफरी ने पूछा कि क्या कोई और चैलेंजर है। उसने अनाउंस किया कि जो भी 4 आर्म्ड फ्रीक को हरा देगा वो पूरा प्राइज पूल ले जाएगा। एंट्री फी सिर्फ 300 वेन है और विनर को पूरे 50,000 वेन मिलेंगे।
जेड के दिमाग में तुरंत आइडिया आया कि अब उसके पास पैसे कमाने का मौका है। उसने रॉक गोस्ट को समन किया। रेफरी ने रूल समझाए कि यहाँ स्पिरिट टेक्निक्स या स्पेल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा ताकि ऑडियंस को रॉ और रियल फाइट देखने का मजा मिले। जेड ने रॉक गोस्ट से पूछा कि क्या वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। रेफरी ने आगे बताया कि स्टेज पर जाते ही उन्हें डेथ वेवर साइन करना होगा, यानी अगर फाइट में किसी का बीस्ट मर जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिंग पर नहीं होगी। जेड ने गुआन से पूछा कि क्या वो मैच देखना चाहती है। गुआन ने उल्टा उससे पूछा कि क्या वो ज्वाइन करना चाहती है। जेड ने हंसते हुए कहा कि फ्री पैसे कौन छोड़ता है। सिस्टम ने कंफर्म किया कि 4 आर्म्ड फ्रीक रैंक 3 स्टेज 1 पर है और उसका रॉक गोस्ट रैंक 2 स्टेज 9। जेड ने सेफ साइड के लिए उसे अपग्रेड करने का फैसला किया। उसने हाथ रखा और रॉक गोस्ट ने पावरफुल रेड ग्लो रिलीज किया। अब वो अपग्रेड होकर रैंक 3 स्टेज 780 अचीवमेंट पॉइंट्स का बलिदान देकर जेड ने रॉक गोस्ट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अब उसके पास सिर्फ 400 पॉइंट्स ही बचे थे, एक कड़वा सच जो उसे अपग्रेड्स की बढ़ती लागत की याद दिला रहा था। गुआन की आंखों में उत्सुकता थी कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जेड ने मुस्कुराकर कहा, शायद अच्छे खाने का कमाल है, एक छोटा सा झूठ जो एक बहुत बड़ी कहानी को छिपा रहा था। गुआन ने भी विश्वास के साथ सिर हिलाया, अब तो जीत हमारी ही होगी। रेफरी की आवाज गूंजी, पेश है हमारा अगला चैलेंजर। उसने भीड़ से कहा कि इस साहसी लड़के के लिए तालियां बजाओ। फिर उसने जेड का मजाक उड़ाया, ये बस एक दुबला पतला लड़का है जिसके साथ एक लाल पत्थर का जीव है। भीड़ में हंसी गूंज उठी। कोई पूछ बैठा, ये पागल बच्चा आखिर आया कहां से। और तभी रॉक गोस्ट की एक जोरदार डकार ने माहौल को और मजाकिया बना दिया। सामने खड़ा था 4 आर्म्ड फ्रीक, एक भयानक राक्षस जो रॉक गोस्ट के मुकाबले कई गुना विशाल और डरावना लग रहा था। उसके मालिक जांगशू ने जेड को चेतावनी दी, अगर मेरे जानवर ने गलती से तुम्हारे छोटे से पेट को मार दिया तो रोना मत। जेड ने शांत होकर कहा, चिंता मत करो, ये पूरी ताकत लगाएगा। शू ने उसे एक घमंडी बच्चा कहकर पुकारा। दोनों ने डेथ वेवर पर हस्ताक्षर किए और रेफरी ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। शू ने अपने जीव को अटैक का आदेश दिया। 4 आर्म्ड फ्रीक ने रॉक गोस्ट को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकला। जेड समझ गया कि रफ्तार का पलड़ा उनके पक्ष में है। रॉक गोस्ट ने एक किक मारी पर उसका पैर पकड़ लिया गया। फिर उसने एक मुक्का चलाया जो चारों हाथों से रोक लिया गया। अगले ही पल उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया गया। जेड के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। शू ने गर्व से कहा, मेरा जानवर भले ही सुंदर न दिखे, लेकिन इसकी ब्रूट ताकत अपने रैंक से ऊपर वाले कई जीवों को हरा सकती है। ये सच था, युद्ध के नियम साफ साफ 4 आर्म्ड फ्रीक के पक्ष में थे। यही कारण था कि वो इतने आत्मविश्वास से भरे थे। अब 4 आर्म्ड फ्रीक ने अपने दोनों मुट्ठियां मिलाकर रॉक गोस्ट पर एक जानलेवा अटैक किया। रॉक गोस्ट पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिर से पकड़ लिया गया और उस पर मुट्ठियों की एक भयानक बौछार हुई। शू ने ताना मारा, बस इतनी ही ताकत है तुममें। भीड़ भी उत्साहित हो गई और गुआन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जेड के दिमाग में विचार दौड़ने लगे, अगर यहाँ स्किल्स अलाउड होते तो रॉक गोस्ट अपने अंडरवर्ल्ड फॉर्म में इसे चुटकियों में हरा देता, लेकिन नियम सख्त थे। इस शुद्ध ताकत की लड़ाई में वो साफ साफ हार रहे थे, खासकर जब सामने वाले के पास 4 हाथ हों। तभी उसे याद आया कि रॉक गोस्ट ने पिछली बार अपना नया फॉर्म तब खोला था जब वो मौत के करीब था। उसे जिंगी की बात याद आई कि उसके अंदर एक छुपा हुआ फॉर्म है। अब यही वो क्षण था जहां उसे जुआ खेलना था, या तो एक नया फॉर्म सामने आएगा या फिर ये यहीं खत्म हो जाएगा। जेड ने रॉक गोस्ट को उकसाया, क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है? क्या तुम हमेशा स्नो मेडन पर निर्भर रहोगे जीतने के लिए? तभी 4 आर्म्ड फ्रीक उसके सिर पर पैर रखने ही वाला था कि रॉक गोस्ट ने अचानक सिर उठाया और एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी पत्थर की चमड़ी टूटने लगी और एक लाल चमक के साथ उसने अपना नया घोस्ट जनरल फॉर्म खोल लिया। जेड इस अप्रत्याशित बदलाव को देखकर खुशी से उछल पड़ा। उसकी रफ्तार 300% बढ़ चुकी थी, लेकिन डिफेंस 100% कम हो गया था। ये फॉर्म सिर्फ 60 सेकंड्स तक रहेगा। जेड ने महसूस किया कि रॉक गोस्ट का पत्थर का कवच अब जरूरत के हिसाब से खुद ही गिर सकता है। 4 आर्म्ड फ्रीक ने 2 हाथों से हमला किया, लेकिन रॉक गोस्ट एक छलांग में ही बच गया। शू ने ताना मारा, अभी तक सबक नहीं सीखा। जैसे ही उसने फिर से पैर पकड़ने की कोशिश की, रॉक गोस्ट हवा में गायब हो गया। शू हक्का बक्का होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी पीछे से एक जोरदार किक पड़ी और 4 आर्म्ड फ्रीक हिल गया। अब रॉक गोस्ट हंस रहा था और लगातार कॉम्बो अटैक्स कर रहा था। 4 आर्म्ड फ्रीक खुद को बचाने के लिए सिकुड़ गया। अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे। जेड ने जोर से चिल्लाकर कहा, खेल खत्म करो और इसे निपटाओ। रॉक गोस्ट बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और एक लाइटनिंग अटैक छोड़ा। 4 हाथों वाला राक्षस जोर से जमीन पर गिर पड़ा। रॉक गोस्ट अब रैंक एडवांस कर चुका था। रॉक गोस्ट के जिस्म से एक जादुई रोशनी फूट पड़ी। उसने अपनी छिपी हुई ताकत को जगा लिया था। स्टेज 3, फिर स्टेज 4 का रैंक एडवांसमेंट और साथ ही लाइटनिंग चार्ज की ताकत भी अनलॉक हो गई थी, लेकिन यह सब केवल उसके घोस्ट जनरल फॉर्म के लिए था। जैसे ही फॉर्म खत्म हुआ, वो अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। शू की आंखें फटी की फटी रह गईं। भीड़ में भी अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न हो। लेकिन तभी रेफरी की एलानिया आवाज गूंजी और विजेता हैं
फोर आर्म्ड फ्रीक। जेड का चेहरा उतर गया। वहां मौजूद हर शख्स सदमे में था। ये कैसा फैसला है जब साफ साफ फोर आर्म्ड फ्रीक हार गया था। कोई चिल्लाया। तभी किसी ने समझाया कि जेड ने नियम तोड़ दिए थे क्योंकि उसने स्किल का इस्तेमाल किया था। रेफरी ने भी इस बात की पुष्टि की। भीड़ ने देखा था कि रॉक गोस्ट ने अपना फॉर्म बदला था, लेकिन कुछ लोग बहस कर रहे थे कि उसने सिर्फ अपना कवच उतारा था, ये कोई जादू नहीं था। गुआन गुस्से से चिल्ला उठी, ये बहुत अनफेयर है। शू ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, इतनी चालाकी से तू पैसे लेकर नहीं भाग सकता। जेड ने शांत होकर अपनी हार स्वीकार की। ठीक है, मैं जानवर की लड़ाई हार गया, लेकिन मैं तुम्हें 1-on-1 की चुनौती देता हूं। अगर मैं जीत गया तो सारे पैसे मेरे। शू को यकीन नहीं हुआ। क्या तुम सच में मुझे चुनौती दे रहे हो? रेफरी भी सकते में आ गया। उसे अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जेड ने इंसान से लड़ने की मांग की है। रेफरी ने जोरदार ऐलान किया, शांगशू पहले प्रोफेशनल फ्री फाइटिंग चैंपियन रह चुका है। भीड़ में जोश भर गया। उन्हें अब खून देखने का रोमांच महसूस हो रहा था। ये बीस्ट बैटल से भी ज्यादा मजेदार होगा, जेड ने मुस्कुराकर कहा। रॉक गोस्ट उदास हो गया, जैसे वो अपने मास्टर को अकेले खतरे में नहीं जाने देना चाहता था। जेड ने उसे प्यार से समझाया, तुम पहले ही जीत चुके हो, मेरी जीत। अब आगे की लड़ाई मैं खुद संभालूंगा। रॉक गोस्ट अपने मालिक की बात सुनकर भावुक हो गया। शू ने रेफरी की ओर इशारा किया और उसने फिर घोषणा की, पहली बार किसी ने शू को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई है। अगर जेड उसे हरा देता है तो प्राइज मनी फिर भी उसका होगा। भीड़ ने चीख चीख कर कहा कि शू उसे सबक सिखाए और उसका खून बहाए। जेड ने गुआन की तरफ सिर हिलाया। शू ने उसे भड़काया, आजा लड़के, अब असली मजा आएगा। इसी बीच किसी ने शिंजी से पूछा, क्या तुमने सच में जेड को पसंद करना शुरू कर दिया है? ये योंग था। शिंजी ने गुस्से से जवाब दिया, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैंने पहले भी साफ किया था कि मैं तुम्हें सिर्फ भाई मानती हूं। योंग ने नाराज होकर पूछा, आखिर उस नौसिखिए में ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं? तुम उसे मुश्किल से जानती हो, फिर भी उसे इतनी अहमियत देती हो, जबकि मैं नहीं चाहता कि उसे चोट पहुंचे। शिंजी ने सख्त लहजे में कहा, यह मेरा अपना फैसला है और तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। उसने योंग से कहा, अब जाकर आराम करो। योंग ने उदासी से उसके जाते हुए कदमों को देखा और गुस्से में पैर पटकते हुए कसम खाई कि वो एक दिन उससे आगे निकल कर ही रहेगा। जैसे ही योंग लौट रहा था, उसे अचानक किसी की मदद की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि नीले बालों वाली एक औरत जमीन पर गिरी हुई है और उसके पैरों के पास एक हारा हुआ फ्लेम हाउंड पड़ा है, जो रैंक 1 स्टेज 2 का फायर टाइप बीस्ट था। योंग ने उस राक्षस को एक जोरदार लात मारी और वो दूर जाकर गिरा। उसने उस औरत से पूछा, क्या तुम ठीक हो और ये खूंखार जानवर यहां कहां से आया? तभी छत पर खड़ा एक आदमी बोला, इस दुनिया में असल में कोई खूंखार जानवर जैसी चीज नहीं होती। योंग तुरंत चौकन्ना हो गया। वो आदमी नीचे कूद गया। योंग ने पूछा, तुम कौन हो? क्या ये तुम्हारा पालतू जानवर है? आदमी ने शांत होकर कहा, जब कोई जानवर इंसानों के लिए काम करता है तो उसे अच्छा कहा जाता है और जब नहीं करता तो बुरा। और ये फैसला लेने वाला आखिर कौन है? योंग ने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? आदमी ने समझाया, बीस्ट्स इंसानों से कहीं ज्यादा समय तक जीते हैं, लेकिन क्योंकि इंसान वफादारी चाहते हैं, कई जानवर अपने पहले मालिक की मौत के बाद किसी और को स्वीकार नहीं करते। नतीजतन वे अकेलेपन में जीते हैं, बिना देखभाल और बिना प्यार के, और कई बार उन्हें खूंखार जानवर का लेबल भी दे दिया जाता है। योंग ने यह सब सुनकर अपना धैर्य खो दिया और अपना पेट बीस्ट बुला लिया। आदमी ने अचानक पूछा, क्या तुम तानयोंग हो? योंग ये सुनकर हैरान रह गया कि उसे उसके दादा का नाम पता था। योंग ने उसे सरेंडर करने का आदेश दिया ताकि वो उसे बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन ले जाकर सजा दिलवा सके। तभी वो आदमी अपने जानवर की तरफ मुड़ा और उसे पीछे हटने को कहा। फिर उसने फ्लेम हाउंड के सिर पर अपनी उंगलियां रखीं और अचानक उसकी चेतना विकृत होने लगी। वो दर्द से चीखने लगा और पूरी तरह हिंसक हो गया। योंग समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, अब असली खेल शुरू हुआ है।